जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान वास्ते ये साड़ी मत पहनो वरना आज गजब हो जाएगा, तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है, आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो, आज ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम छुपकर सब कुछ देख लेना, फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की विग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर वह मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद ये देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बज रहे थे। जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूं। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाजा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी प्रकार से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई थी। इन 2 महीना में मैं प्रकाश से थोड़ी बहुत फोन पर बात की थी। वह मुझे मेरी फोटो मांगते लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी। खैर हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वह दिन आ गया जब मैं प्रकाश के दुल्हन बनाकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वह सभी सच हो गए थे। मेरा घनघट उठाते ही प्रकाश ने बहुत ज्यादा तारीफ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैं सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लिए लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर बहुत ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखाओ। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश करना और मेरे लिए हमेशा सच सावर कर रहना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनके दीवानी हो गई थी। उन्हें अपने सारे वादे परे किए जो मुझे शादी की रात उन्होंने किए थे। वह रोज जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेकर आते थे। प्रकाश की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। प्रकाश की मोहब्बत से मेरा रूप दिन दिन निखारने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरे पड़ोसी मुझे खूब गौर से देखी और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन प्रकाश ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वह मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 20 दिन के बाद वह वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। प्रकाश ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इसके बाद तो मेरी जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 20 दिन के बाद प्रकाश मुझे मायके से घर तो ले गए लेकिन वह मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता था। अब उनका ज्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपने बिजनेस
बिजनेस का बहाना कर देते थे। कहने लगते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, कभी कहते कि घर में हर जरूरत की चीज है, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीजों की नहीं आपकी जरूरत है, मगर शायद अब प्रकाश के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी, इसीलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूंगी, हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे प्रकाश के इंतजार की तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का कामकाज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मुझसे ये काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर प्रकाश से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन प्रकाश कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश का ये जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और आज वही इंसान मुझे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। ये सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन लग रहे थे, अब जब मैं उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा, फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही। मैं सोने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज ही इतना खुश है, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छे तरीके से जानती थी। जब वो कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर वो बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतजार करने लगी। शाम के समय में उनका इंतजार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि प्रकाश अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वह अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर आने के बजाय को शॉपिंग बैग मुझे देखकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और इसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है वह पहनना मत भूलना, मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। मैंने उनसे वो बैग लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी प्रकाश के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी, अभी हूँ मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी। फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर प्रकाश ही होंगे और वह मेरा इंतजार नहीं कर सके, इसीलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके प्रकाश के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज प्रकाश को भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया था। प्रकाश आप बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे कि अगर इंसान अपने बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाजा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिख रहे थे। खैर, जब हम उससे होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियों इनवाइट थी। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। प्रकाश ने भी बहुत ज्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। जिंदगी
में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं प्रकाश का साथ दे रही थी क्योंकि आज वह बहुत ज्यादा खुश है। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बराबर मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपने टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पति प्रकाश का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। प्रकाश ने मुझे उससे मिलवाया। उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, ना चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उसे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। प्रकाश ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वह चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वह ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह मिस्टर खन्ना है, अगर यह चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बराबर ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वो उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। प्रकाश ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया क्योंकि पार्टी में मैं उनका पूरा साथ दिया था। ऐसी खुशी में प्रकाश ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। प्रकाश खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद में फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उसे समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वह उसे समय कभी घर पर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैं दरवाजा खोला तो प्रकाश ही थे। उनके उसे समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई थी। लड़की की उम्र 18 साल की होगी। उसका रंग सफेद और सुर्ख था। प्रकाश ने मुझे उसे लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि यह शामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय होटल में भी काम किया है। ये घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। प्रकाश ने उसकी तरफ इशारा करते हुए इसका कंधा थपथपाया तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूंगा। वह मेरी मुलाकात शामू से हुई है। मुझसे बहुत कुछ दिल से मिला और उसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बना कर खिलाया। मैं इसे ज्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ में लेकर आ गया। ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना शामू? उन्होंने शामू की तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सर हिला दिया है। मैं भी सुकून से हो गई थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा। मुझे भी आसानी होगी और ज्यादा सर खपाना भी नहीं पड़ेगा। शामू में सच में मुझे बहुत आराम पहुंचा। वह सारे काम औरतों से भी ज्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। अब मैं बहुत ज्यादा चैन से हो गई थी। शाम उसे मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वह मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वह मुझे भी दे दे कहता तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो शाम को अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बाहर जाकर देखा तो वह लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वह इस तरीके से नहीं रोता। वह तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं शामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो वह अपने आंसू मुझे छुपाने लगा। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में प्रकाश का फोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम शाम उसे खाना बनवा लेना और खुद वही लाल वाली साड़ी पहन कर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर खन्ना को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नजर उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। हर में मजबूरी और प्रकाश के कहने से
तैयार हो गई। तकरीबन रात के 8 बजे प्रकाश अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रकाश के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और प्रकाश मिस्टर खन्ना के ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रकाश के मोबाइल पर किसी का फोन आया। वह फोन पर बात करते हुए कैमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए थे। मिस्टर खन्ना मुझसे खुलकर बातें करने लगे तो मुझे उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। वह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 15 मिनट हो गए। जब प्रकाश कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक और का थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर है, इसलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी अब बदतमीजी पर ही उतर आऊंगी। उन्हें मेरी इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वह और मेरे करीब आने लगे। मुझसे में मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। रखना दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके वह अपने दोस्त मिस्टर खन्ना को कुछ कहते उन्होंने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये तुमने क्या कर दिया अभी? और इसी समय उनसे माफी मांगो। मैंने उनसे माफी नहीं पर थूक और मांगी और उनकी तरफ देखते हुए जमीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, अगर इस पूरे देश के राजा भी होते तो भी मैं उनसे माफी नहीं मांगती। उल्टा इन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर प्रकाश ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यही खड़े खड़े तलाक दे देगा। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर खन्ना की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खामोश खाना देखकर प्रकाश उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर खन्ना के पैर पड़ने लगी और उनसे माफी मांग लूंगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफी नहीं मांगी। उसके बाद प्रकाश ने मुझसे कहा कि तुम पेपर का इंतजार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरत की नजरों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रकाश तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वह भी अपने इस घटिया दोस्त के खातिर। मिस्टर खान ने ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और इस समय घर से निकलने लगी तो प्रकाश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वह अंदर आए और मुझसे कहने वालों की क्या हुआ? मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वह गुस्से में कह दिया कि हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर खत्म हो। जल्द लड़कियों की तरह हंगामा मत करो। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और खबरदार, जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है और इजाजत भी नहीं। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से कम बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को कुछ करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। प्रकाश इस हद तक गिर सकते थे मैंने कभी गाने में भी नहीं सोचा था।
क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब प्रकाश ने मुझे यही कमरे में बंद कर दिया था और मैं श्यामू के रहमो करम पर आ गई थी, मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात ना कर। अगले दिन प्रकाश घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार श्याम ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने श्यामू को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान माफ करे एक ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और अगर कोर्ट अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्ल खत्म कर दी जाती है। तो श्यामू की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद श्यामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान जो मेरा मालिक और तुम्हारा पति है किसी से फोन पर बात करके कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगे। शाम उन्हें जब मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मैं मिस्टर खन्ना की बन चुकी हूँ। इसी सोच और हाल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी इज्जत की हिफाजत करें। अगले दिन श्यामू मेरे पास आया। उसके साथ फूली हुई थी और वह काफी जल्दी में लग रहा था। दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला दीदी तुम अपने खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली एशिया में तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या जरूरत है। तो वह कहने लगा कि यह समय ज्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अपना अच्छा सा जोड़ा दे दें। मैंने उसे अपनी एक साड़ी निकाल कर दी दी। वह मेरे हाथ से साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी। अब वह पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि श्यामू ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है। मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और उसे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो श्यामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज आई। जोतू की आवाज मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा कम रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक होने की आवाज आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज से आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो वहाँ का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। श्यामू और उसका दोस्त मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। मिस्टर खन्ना की तो हालत खराब हो रही थी। मैंने श्यामू से मना किया लेकिन उसे पर तो जैसे भूत सवार था। मिस्टर खन्ना की जब हालत हो गई तो श्यामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरानी भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। शाम मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहां चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वह उसी समय मुझे शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। प्रकाश की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डिवोर्स दी थी मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था क्योंकि वह मेरे जरिए अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वह कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे लेकिन वह मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी दी थी मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था क्योंकि वह मेरे जरिए अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वह कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे लेकिन वह मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी थी। यह सब होने के बाद प्रकाश के
बॉस ने उसके फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूंगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को सीधी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था।